तो बनारस में फिर अकेले दौड़ के कोई रेस जीतना चाहता है, विपक्ष को मार देना चाहता है। इसी बात को आज इस बुनकर कॉलोनी के मैदान से हम खत्म करना चाहते हैं। आज इस बुनकर कॉलोनी के मैदान से हम खत्म करना चाहते हैं। इसलिए सच साहब आए हैं, इसलिए डॉक्टर पल्लवी पटेल जी आई हैं, इसलिए बाबू रामपाल और प्रेमचंद बिन जी आए हैं। इसलिए आपसे कहना चाहते हैं कि अपने इस बात से जी चुरा सकते हैं, जवाबदेही से भाग सकते हैं कि वो लोग कि जिनके घर गिराए गए, जिनकी प्रॉपर्टियों की कब्जे रखे गए, वो लोग तमाम वो लोग हैं जो पिछड़ा दलित मुसलमान के हैं। मैं आप लोगों से कहने आई हूँ और अर्ज करने आई हूँ कि पूरी ताकत से पीडीएम में लग जाइएगा और हम लोग आप लोगों को उस ताकत तक ले जाने का काम करेंगे जो आपकी हिस्सेदारी है और जो आपकी हकदारी है। देश आपके इस परिवर्तन की बयान रहेगा। आप सब नौजवानों के इस प्रयास से इस देश की जो है राजनीति में परिवर्तन कर दिया है, देश बेचने का काम ये आपकी सरकार कर रही है, इससे इसको बचाया जा सकता है। हमारे साथ बहुत सारे हमारे कंपनी से हार गए। पता है क्यों? ऐसा नहीं था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के वो 350 जो सैनिक थे बड़े काबिल थे, पराक्रमी थे। असलियत तो ये थी कि नवाब सिराजुद्दौला के असलियत तो ये थी कि नवाब सिराजुद्दौला का एक एक सैनिक 100 पे भारी था। लेकिन उसके बावजूद नवाब सिराजुद्दौला हारे। 18,000 सैनिकों की सेना हारी। पता है क्यों? क्योंकि कमजोर सिराजुद्दौला का वो सेनापति मीर जाफर बिक गया, वो निकल गया जलाल। तो मैं आपको कहने आई हूं, आप सबका आह्वान करने आई हूं कि बार बार ये कमजोर गद्दार मीर जाफर को अपने वोटों की सौदेबाजी करने का अधिकार मत दीजिए। बार बार तोड़ के चेला हो, लेकिन मैं किसी की चेली चाटी नहीं हूं। मैं सवाल पूछूंगी और तुम्हें जवाब देना होगा। जवाब दो इस बात का कि बुनकर का भविष्य कहां है। जवाब दो इस बात का कि मेरे नौजवान साथियों का रोजगार कहां है। जवाब दो इस बात का कि इस देश के, इस प्रदेश के किसान का हिस्सा कहां है। आपको जवाब देना हो इस बात का। और आप क्या कह रहे हैं? क्या आप इस जिम्मेदारी से भाग सकते हैं? क्या आप जी चुरा सकते हैं, मन चुरा सकते हैं? इस बात का जवाब नहीं देंगे कि आपके शासनकाल में दलित के सिर से पेशाब कर दी जाती है। क्या आप इस बात की जिम्मेदारी से भाग सकते हैं कि आपके शासन में जहां जहां भी आपका शासन है, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, सबसे ज्यादा सरकारी
सिक्योरिटी में अगर किसी को टॉर्चर किया गया है सरकारी महकमे के द्वारा तो वो पिछड़ा दलित मुसलमान है। क्या आप इस बात की जिम्मेदारी से भाग सकते हैं कि सबसे ज्यादा अगर सामंतवादी ताकत है? हमको ये याद रखना है कि आपने किया क्या है। आपने 2014 में इनको मौका दिया, 2019 में इनको मौका दिया, अब 2024 में भी इनको मौका देना चाहते हैं। लेकिन मौका देने से पहले इनसे ये तो पूछ लीजिए कि 10 सालों में इन्होंने किया क्या है। क्या 10 सालों में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, वो कैंपस जो अपने आप को एक मॉडल कैंपस के रूप में डेवलप किया था और जहां से निकलने वाले छात्र छात्राएं विश्व में अपनी क्षमता का लोहा मनवाते थे, आज उन लोगों की बौद्धिक क्षमता क्या विकसित हुई है? इन लोगों से पूछिए कि 10 साल में इस देश का किसान, इस देश का कमेरा जो खेत खलिहानों से फसल निकाल करके इस धरती का मान बढ़ाता था, क्या आज उसको वो सम्मान मिल पाया है? इन लोगों से पूछिए कि दुनिया भर में अपने हाथों के हुनर से इस देश को और इस धरती को यश दिलाने वाले क्या इन बुनकरों की जिंदगी में कोई बढ़ोतरी हुई है? क्या उनकी कला में कोई इजाफा हुआ है? अगर नहीं तो फिर तीसरी बार इनको मौका क्यों? क्या हमारी जिम्मेदारी सिर्फ हमारी रोजी रोटी तक है? क्या हमारी जिम्मेदारी सिर्फ हमारी शिक्षा तक है? अगर इनको तीसरी बार मौका दिया तो याद रखिएगा 2000 में मौका मिला तो घाट बेचे बनारस का आप एक ईमानदार सेनापति को चुनने का काम कर दिया, जो कम से कम आपके दुख और सुख में आपके साथ खड़ा तो होगा। इसलिए मैं आप सभी नौजवान साथियों का, झरोखे के पीछे खड़ी अपनी महिलाओं, माताओं, बहनों का, बुजुर्गान का, सबका आह्वान करने आई हूं कि याद रखिएगा भारतीय जनता पार्टी को धूल चटाने का अगर माता किसी में है तो उसी आम आदमी में है जो दिन रात मेहनत करता है और 2 जून की रोटी कमाता है। वो कभी नहीं कर सकता जिसके ऊपर खनन घोटाले की जांच चल रही हो। वो कभी नहीं कर सकता जिसके ऊपर आय से अधिक संपत्ति के मामले हो। वो कभी नहीं कर सकता जो भ्रष्टाचार में लिप्त हो। भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार का दलदल है और उस दलदल में घुस करके, उतर करके, वापस उबर करके अगर कोई आएगा तो वही आदमी आ सकता है जिसके पास ईमान हो और जिसके रगों में मेहनत का खून बहता हो। मैं आप लोगों से कहने आई हूं कि ये पीडीएम आपका है, पिछड़ा दलित मुसलमान। हम आपकी ताकत आपके साथ खड़े होकर के बढ़ाने आए हैं और आप लोगों का आह्वान करने आई हूं कि पूरी ताकत से एक बार एक साथ आ जाइए, इनको धूल चटा देंगे और इनको बताने का काम करेंगे कि जब जब इस देश का किसान, मजदूर, कमेरा समाज जागता है, मेहनत का समाज जागता है तो बड़ी बड़ी सल्तनत हिल जाती है। ये बताने हम आपके बीच में आए हैं। हम आपसे ये कहने आए हैं, अंग्रेजों को हमने भगाया, इस मुल्क अंग्रेजों के भगाने में आरएसएस का कोई रोल नहीं है। ये माफीनामा लिखते थे, हम सूलियों पर चलते थे, हमको घुसपैठी कह रहे हैं आप। अच्छा, आप दूसरा इनका झूठ, अरे सुनिए, हाँ जिंदा ही रहेंगे इंशाअल्लाह, मर भी जाएंगे तब भी जिंदा रहेंगे इंशाअल्लाह। क्योंकि मौत क्या है? इंसान के जिस्म से रूह निकल जाती है, एक घर से दूसरे घर को मुंतकिल होते हैं। हम फना नहीं होने वाले हैं मौलवी जी। अब दूसरा इनका बात, अब दूसरा सुनिए, बच्चे पैदा करने ज्यादा। मोदी जी आपके 6 भाई है नहीं है, बताइए हमको। अमित शाह की 6 बहनें हैं। हाँ, अच्छा, जो आरएसएस के बेगुनाह थे, मैं तो सुना कि उनके 9 भाई थे। मोदी जी कभी अपने गिरबान में झांक कर भी तो देख लो। और सच्चाई ये है कि मुस्लिम महिलाओं का
फर्टिलिटी रेट, मोदी सरकार का डेटा, इंपेरिकल एविडेंस, आदाब-ओ-शुमार ने कह रहे हैं कि फर्टिलिटी रेट मुस्लिम महिलाओं का गुनाह है। मगर नरेंद्र मोदी जी भारत के हमारे हिंदू भाई बहनों में, बैकवर्ड क्लास के भाई बहनों में, दलितों में बताना चाह रहे हैं ये मुसलमान बहुत बच्चे पैदा कर रहे हैं, एक दिन ये हमसे बढ़ जाएंगे आगे। नहीं मोदी जी, इतना झूठ तो मत बोलो। वो गाना क्या है, झूठ बोले तो कौवा काटे। मोदी जी, आपको मालूम कि भारत में मुसलमानों की आबादी कभी भी 18.5 या 19% से आगे बढ़ने वाली नहीं है। और जिस दिन हमारे हिंदू भाई बहनों की आबादी स्टेबलाइज होगी, उसके 40 साल के बाद मुसलमानों की आबादी स्टेबलाइज हो जाएगी। अब बात तीसरी है मंगलसूत्र की। तो मैं आपको बता रहा हूं, बस्ती में खड़े होकर मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, आप तमाम ने मिलकर अपना एक एक वोट समाजवादी पार्टी को दिया, मगर बताइए क्या समाजवादी और अखिलेश ने बीजेपी को इख्तियार से रोक सकी? आपने नहीं दिया समाजवादी पार्टी को वोट, बीजेपी को रोकने के लिए आप तमाम ने दिया, मगर इसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी बीजेपी को इख्तियार में आने से रोक नहीं पाई। अब जब पार्लियामेंट के चुनाव के लिए पीडीएम बनाया गया तो इनके पेट में दर्द शुरू हो गया। अरे बताओ अखिलेश यादव, तुम्हारी जबान से लफ्ज मुसलमान नहीं निकलता। जब तुमसे पूछा जाता है कि बैकवर्ड क्लास के आरक्षण के बारे में बताओ तो अखिलेश यादव कहते हैं मुझे पता नहीं है। जब मुसलमान के बारे में अखिलेश यादव से पूछा जाता है तो बोलते हैं कि मैं लखनऊ में एक मॉल बनाया। अखिलेश यादव, इतनी बड़ी आबादी अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों की उत्तर प्रदेश में रहती है, जब आपसे पूछा जाता है अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों के बारे में तो आप एक मॉल की मिसाल देते हैं। ये इनका मसला है। और आज आप देखते हैं कि हमको गाली देने वाले मुरादाबाद में डॉक्टर एसटी हसन वहां के रुकने पार्लियामान थे, उनको टिकट नहीं दिया गया। बताइए क्यों नहीं दिया गया? इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि नहीं चाहते थे कि एसटी हसन अगर दोबारा जीत जाएगा तो वो ताकतवर बन जाएगा। आप सबको रोकना चाहते हैं। अरे आप ऐसे लोगों को चाहते हैं जो सिर्फ आपके सामने सर झुकाकर बैठे रहे। मेरे भाई, मैं आपको बताने के लिए आया हूं कि अखिलेश यादव कहते हैं कि अपनी जान दे दो और बीजेपी को रोक दो। अरे अखिलेश यादव, तुम्हारा आधा परिवार नरेंद्र मोदी के साथ बैठकर चाय पी रहा है, तुम उनको नहीं रोक पाते, तुम उनको रोक नहीं पाते और हमसे कह रहे हैं कि जान दे दो और बीजेपी को रोक दो। अखिलेश यादव, जान तो हम ही दे रहे हैं ना। बुलडोजर से घर तो मेरा ही टूट रहा है, मेरे ही पैर पर गोलियां मारी जा रही है, मुझे ही तो जेल में जहर दे दिया गया, मेरे हाथ में हथकड़ियां हैं, मेरे हाथ। अरे आप ऊपर बोलिए। जितना कहना था भाई आप उसमें देख लीजिए। आप दूसरा सवाल। वाराणसी से महारैली की शुरुआत किया है। हाँ। पीडीएम को किस आने वाले समय में पीडीएम को किस हालत में देख रहे हैं? अच्छी हालत में देखेंगे। अभी शुरुआत है। जैसा हमने कहा कि सिर्फ पार्लियामेंट के चुनाव तक के लिए नहीं है, बल्कि हर चुनाव में हम लोग साथ रहेंगे, विधानसभा के चुनाव भी साथ रहेंगे। मोदी जी अभी तक प्रदेश सरकार में जो बहुमत पार्टी है और समाजवादी पार्टी अभी तक बनारस में वो खाता नहीं खोल पाई। आपको क्या लगता है पीडीएम कितना गुट लाएगी? इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे
पूरी कोशिश करेंगे, जनता का एतमाद और मोहब्बत मिलेगी, यकीनन खाता खोलेंगे। अरे आप पूछ चुके हैं, एक मिनट है, अरे हम कहीं नहीं जा, इंशाल्लाह जनता हरा पाएगी, जनता हराएगी। हाँ, दूसरे चरण का मतदान है कल किशनगंज में। आपने तस्वीर में बोला कि 47 ताकतों को हराना है। कौन सी 47 ताकतें, क्या होता है? देखिए अब किशनगंज में कल चुनाव है, अभी हम नहीं बोल सकते। आप खामखा हमको कानून के शिकंजे में लाने की कोशिश कर रहे हैं। ना ना ना, ऐसा मत करिए भाई, ना ना। वो देखिए अब कल पोलिंग है, हम कैसा बोलेंगे किशनगंज के बारे में? हम वो जो बोलना था बोल दी जनता को। हाँ, पेट्रोल 100 पार हो चुका है। पहले 100 नौकरी को 10 युवा लड़ते थे, अब तो वो भी कम हो चुका है, समझे ना? क्या मुख्तार अंसारी पूर्वांचल में चुनाव का मुद्दा रहेगा आपके? देखिए बहुत से मुद्दे हैं, बहुत से मुद्दे हैं, एक ही मुद्दा थोड़ी है। बेरोजगारी है, महंगाई है, मोदी जी का भाषण मुद्दा बन चुका है, अभी बहुत सी हैं। आप उन्हें सही बता रहे हैं। अभी आप जो अभी आखिरी सवाल है, 400 के पार भाजपा कह रही है, 400 अभी नहीं अभी तो नहीं बोल रहे हैं ना, अभी नहीं बोल रहे हैं, अभी नहीं बोल रहे हैं। मुख्तार अंसारी को आप सही बता रहे हैं, हाँ, लेकिन बीजेपी से हाँ, हाँ, अगर सत्ता में मुख्तार अंसारी की मौत की जांच, हाँ, क्या कह रहे हैं? हाँ, वो पूरी लिस्ट है हमारे पास, पूरी लिस्ट है ना। हैदराबाद में बीजेपी जो महिला उम्मीदवार है, उनकी धनुष का जो वो इस्तेमाल कर रही है, उससे किस तरह की टक्कर मान रहे हैं आप? अरे देखिए, हम 1984 से बीजेपी को हरा रहे हैं, जनता हरा रही है, अल्लाह हमारे को मदद कर रहा है, तो पार्टी से मुकाबला है। इस बार भी इंशाअल्लाह बड़ी अक्षर से कामयाबी। ओवैसी साहब, क्या कन्नौज, रायबरेली, अमेठी में भी आपकी सभा होगी? जहाँ जहाँ हमारी बहन उम्मीदवार देगी, हम जाएंगे, जाने की कोशिश करेंगे। बस चलिए, हो गया, बस चलिए, थैंक यू। टीम का भी आरोप लग रहा है। 3 सीटें हैं तो उसमें कोई पिछड़ा दलित क्यों नहीं जा सकता? तो इन्होंने मुसलमान महिला को सम्मान देना इनको नागवार गुजरा, और दूसरी तरफ जिसने पिछड़ों का 3 स्तरीय आरक्षण छीनने का काम कर दिया, ऐसे सरकारी बाबू को नामित करके राज्यसभा में भेजने का काम कर दिया। ये धोखेबाज है। ना इनको महिला का सम्मान करना है, और विशेष रूप से पिछड़ी दलित मुसलमान का तो बिल्कुल नहीं करना है। मुसलमान का 100% वोट तो चाहिए, लेकिन मुसलमान का ना बोलने में भी इनकी जबान हकलाती है। ये है सच्चाई इनकी। और जब इनकी जबान हकला रही है, तो फिर मुझे जरा ये बात बताइए कि ये क्या सोच रहे हैं और क्या समझ रहे हैं? ये सोच रहे हैं कि दूसरी तरफ आप देखिए, यहीं पर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी आए थे, उनके साथ उस यात्रा में हम भी थे, आप सबने देखा होगा। लेकिन जब मैंने उनसे कहा कि भैया यहाँ पर किसानों की जमीन लूटी जा रही है, भैया यहाँ पर इस देश को दुनिया में जश दिलाने वाले इन बुनकरों के हाथ का हुनर छीना जा रहा है, भैया यहाँ पर जो पढ़े लिखे नौजवान हैं जिनके हाथ में डिग्रियां हैं, उनको रोजगार नहीं दिया जा रहा है, तो आपको पता है जवाब क्या मिला? जवाब आप सबने सुना। यहाँ पर लुटती हुई किसान की जमीन नहीं दिखाई दी उनको, यहाँ पर बुनकरों की भुखमरी और लुटता हुआ उनका यश और हुनर नहीं दिखाई दिया उनको, यहाँ पर लुटता हुआ नौजवानों का रोजगार नहीं दिखाई दिया उनको। अगर राहुल भैया को कुछ दिखाई दिया तो उनको चंद मुट्ठी भर लोग शराब पीने के बाद हिलते डुलते सड़कों पे नजर आ रहे। ये है असलियत। और उनको ये दिखना किसानों की लुटती जमीन, बुनकरों की भुखमरी और नौजवानों के रोजगार से बहुत ज्यादा अहमियत रखने वाला और राजनीतिक अहमियत रखने वाला दिखा। क्या समझते हैं ये लोग कि आपको लूटते रहेंगे और अपने बीच में ये बातें करते रहेंगे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग कि घेर लो, एक हो जाओ, घेर लो इन मुसलमानों को, कहीं भागने ना पाए। क्या समझ रखा है? ये मुसलमान मुर्गी है क्या कि पकड़
बात का जवाब आपको ढूंढना है। और आपको पता है इस बात का जवाब क्या है? इस बात का जवाब इतिहास के पन्नों में दबा हुआ है। इतिहास की एक बहुत मशहूर घटना है, बहुत मशहूर युद्ध है। इलेक्ट्रल बॉन्ड ले लिए। हाँ, अखिलेश यादव को भी इलेक्ट्रल बॉन्ड मिला है, भैया को भी, इनको भी मिला है, इनको भी बॉन्ड मिला है। अच्छा, किसको नहीं मिला? मुझे नहीं मिला और हमारी बहन पल्लवी पटेल को नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि ये सब बिकने तैयार थे, हम बिकने वाले नहीं हैं इंशाअल्लाह ताला। मैं भारत के गरीबों से पूछना चाह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी को 8,000 करोड़, ममता बनर्जी को 1,300 करोड़, बीआरएस को 1,100 करोड़, कांग्रेस को शायद 1600-1700 करोड़, तो गरीब वोट दे रहा है ना, तो गरीब वोट डालने की इसकी कीमत क्या है बताओ? भारत के गरीबों, तुम इन पार्टियों को वोट तो दे रहे हो, मगर तुम्हारे वोट के नाम पर ये इतने करोड़ों रुपए हासिल कर रहे हैं और तुम्हारे नौजवान औलाद को बेरोजगार बना दे रहे हैं। तुम्हारे खानदान के लिए घर नहीं है, गरीबी तुम्हारा मुकद्दर बना के रख दिया गया। अरे तुम्हारे वोट की कीमत क्या है बताओ भारत के गरीबों? तुम गरीब ही रहोगे, तुम्हारे वोट की कीमत नहीं है, क्योंकि तुम जिसको वोट दे रहे हो वो तमाम के तमाम बिक चुके हैं, इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम पर बिक चुके हैं। तो इसलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि आप तमाम लोग पीडीएम का साथ दीजिए, अपनी क़यादत बनाइए और मुसलमान, दलित, पिछड़ा जब मिलेगा, यही लोग कमजोर है, इन्हीं पर जुल्म किया गया, इन्हीं को दबाया गया, इन्हीं को लूटा गया, इन्हीं को मारा गया और आपस में लड़ाया गया, इन्हीं पर गोलियां चलाई गई है। याद रखिए, अगर हम मिलकर काम नहीं करेंगे तो नुकसान हमारा होगा और आने वाली नस्लें हमसे पूछेंगी कि बताओ अब्बा, बताओ चाचा, आपने हमारे लिए क्या किया? तो चाचा और अब्बा ये नहीं कह सकते कि हमने अखिलेश के लिए गरीब दिखाई। चाचा और अब्बा ये नहीं कह सकते कि हमने बीजेपी के हाउस में उस पार्टी का साथ दिया। हम आपसे कह रहे हैं कि डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। आपने बरसों कांग्रेस का साथ दिया, आपने बरसों समाजवादी का साथ दिया। अरे भाई, कब तक आप इन लोगों का साथ देंगे जिन्होंने आपको कमजोर करके रख दिया, जिन्होंने आपके वोट को लेकर आपको बर्बाद कर दिया? इसीलिए हम आपसे अपील करने आए हैं कि पीडीएम के जहां जहां पार्लियामेंट में उम्मीदवार रहेंगे, आप उनको अपना वोट दीजिए, एक नई तारीख पैदा करिए और एक अच्छी सियासत हम कर सके। लोग अक्सर मुझसे कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी भाषण अच्छा देता है, सब अच्छा देता है। मेरे भाई, मैं भाषण भी अच्छा देता हूं, मैं खुद भी अच्छा आदमी हूं, बुरा नहीं। मुझमें भी बहुत कमजोरियां हैं, इंसान हूं। मैं कोई फरिश्ता होने का दावा नहीं कर रहा हूं, मैं कोई वली और कुतुब होने का दावा नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि मैं एक इंसान हूं। मेरे दिल और सीने में तकलीफ होती है जब मैं नाइंसाफी को देखता हूं। मैं अपनी इस तकलीफ को, इस तमाम नाइंसाफी को खत्म करने के लिए पीडीएम बनाया गया है। मेरी आप तमाम से अबदन गुजारिश है कि आप पीडीएम का साथ दीजिए। भारत की राजनीति में एक नई तारीख आपको लिखना है और मैं समझता हूं कि ये सरजमीन से, यहां से शुरुआत होगी, बनारस से, और आप और हम मिलकर एक नई सियासी तारीख को रकम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। जहां तथागत गौतम बुद्ध की वाणी, जहां कबीर की वाणी, जहां रहीम की वाणी सुनाई देती हो, ऐसी सरजमीन शहर बनारस को सबसे पहले नमो बुद्धाय, अस्सलाम वालेकुम, सलाम बनारस। आज ये पीडीएम की पहली सभा
बड़ाई बोधिसत्व डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी, मैं इनके चरणों में शत शत नमन करती हूँ। और इस मंच पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित AIMIM के राष्ट्रीय सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का स्वागत करती हूँ। इस मंच पर अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष पटेल राजमाता कृष्णा पटेल जी का स्वागत करती हूँ। इस मंच पर PDM के घटक दल प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय प्रेमचंद बिंद जी का स्वागत करती हूँ। इस मंच पर राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे प्रदेश अध्यक्ष सुनील चंद पाल जी का स्वागत करती हूँ। इस सम्मानित मंच का स्वागत करती हूँ। आप सभी का स्वागत करती हूँ। सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मियों का, लोकतंत्र के सबसे मजबूत स्तंभ पत्रकार बंधुओं का, और खिड़कियों के पीछे से, इन झरोकों को पीछे से मेरी आवाज को सुन रही अपनी तमाम माताओं बहनों को सलाम करते हुए आप सभी का पुनः बारंबार स्वागत करती हूँ। ये PDM है क्या? अगर इसको समझना है तो सबसे पहले ये समझिए कि ये इंडिया अलायंस क्या है, ये PDA क्या है। क्या गलती थी हमारी? सिर्फ इतना ही तो कहा था कि अगर 3 राज्यसभा की सीट आपके पास है, आप 3 लोगों को नामित कर सकते हैं, तो पिछड़ा, दलित, मुसलमान की महिला या आम आदमी क्यों नहीं हो सकता? तो इन्होंने क्या कहा? मैंने इनसे कहा कि अगर 3 राज्यसभा की सीट है तो वो महिला क्यों नहीं हो सकती जो सड़कों पे, खेत खलिहानों में तमाम दुश्वारियां झेल करके रोज कमाती है, अपने परिवार का पालन करती है, वो महिला राज्यसभा के लिए नामित क्यों नहीं हो सकती? देश के बड़े बड़े नदियों में, तालाबों में लाशें नहीं बह रही थी कोविड के दौरान? बह रही थी ना लाशें? तो जिसकी लाश बह रही थी उसकी हमारी बहन, हमारी बेटी का भी तो सुहाग उजड़ा होगा। बताओ मोदी जी, क्या आपने कभी किसी घर में जाकर उनको पुरसा किया? आजाद मंगल सूत्र की बात कर रहे मोदी जी, आप ओरिजिनलिटी पे आ गए अपने, आप धोखा दे रहे थे। मैं सबको साथ लेकर चलना चाहता हूं, मैं विकसित भारत बनाना चाहता हूं, मैं तीसरी बड़ी इकॉनमी भारत को बनाना चाहता हूं। मोदी जी, आप शुरू से यही चाहते थे कि जहां पर हमेशा इस देश में हिंदू और मुसलमान लड़ता रहे, गलतफहमियां बढ़ती रहे, नफरत की दीवारों को खड़ा कर दिया जाए, और नफरत की दीवारों को खड़ा करने के बाद आप अपनी सियासी रोटी सेकना चाहते हैं। मगर याद रखो नरेंद्र मोदी, ये देश का हिंदू, ये देश का दलित, ये देश का पसमानदा, इस देश का मुसलमान, इस देश का पिछड़ा सब जान चुका है। आपने 10 साल में कुछ नहीं किया। अरे अगर कुछ किया होता तो गरीब के बेटे के पास, बेटी के पास नौकरी होगी। बताओ, नौकरी मिली आपको? कितनों को नौकरी चाहिए? हाथ उठाओ। जरा ये टीवी वाले कैमरा पर जाओ, दिखाओ आपके पप्पा जी को, इतने हाथ उठे हुए हैं जिनको नौकरी चाहिए। मीडिया नहीं दिखाएगा क्योंकि उनको अपनी नौकरी प्यारी है। तनख्वाहें कम हो चुकी है, लाइट क्यों जला रहे? बच्चों के लिए फीस देने का इंतजाम नहीं है। मेरे भाई, नरेंद्र मोदी ने क्या किया? और एक बात सुन लीजिए, मोदी जी ने देश के पास, आज हमारे देश में 5% लोगों के पास 60% देश की दौलत है। कितने? 5% लोगों के पास 60% दौलत है। देश के प्रधानमंत्री इस पर खुश होते हैं, इस पर खुश होते हैं। मोदी जी, क्या आपने भारत के संविधान की डायरेक्टिव प्रिंसिपल का आर्टिकल 39 को नहीं पढ़ा? आपने हमारे संविधान जिसको बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाया, आर्टिकल 39 A और B और C कहता है कि देश की दौलत सब में बांटी जाए।
देश की दौलत सब में बांटी जाए, तो मोदी जी कह रहे हैं नहीं नहीं, सब में नहीं बांटी जाएगी, जो इलेक्ट्रल बॉन्ड देगा उसी को दौलत दूंगा। आपको पता है कि मोदी जी को 8,000 करोड़ का इलेक्ट्रल बॉन्ड मिला है। कितना? 8,000 करोड़ का इलेक्ट्रल बॉन्ड। जिसने इलेक्ट्रल बॉन्ड दिया, मोदी जी ने उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया। और जो मोटा सेठ, कोई सेठ अगर किसी राजनेता को पैसे देता है तो वो अपनी मां के मरने के गम में नहीं देता, वो अपने बाप के मरने के गम में नहीं देता। वो अगर कुछ देता है तो वो कहता है कि भाई साहब आपको मैं इतना दे रहा हूं, मुझे इससे डबल ट्रिपल चाहिए। जितने लोगों ने इलेक्ट्रल बॉन्ड में बीजेपी को पैसे दिए हैं, उन सबको मोदी जी ने खुश कर दिया, उन सबको कॉन्ट्रैक्ट दिया। आपको पता भी नहीं होगा कि गोश्त के नाम पर दुकानें बंद हो जाती हैं, बंद होती है ना, बीफ के नाम पर मारा जाता है। एक कंपनी का नाम अलाना कंपनी है, मोदी जी को बीफ कंपनी ने 10 करोड़ रुपए दिए, 10 करोड़ रुपए दिए, और आप मारते हैं अखलाक को, पीलो खान को। अरे कुछ तो शर्म और हया के मुजाहरे करो।